जय हिंद दोस्तों। अल्फा डिफेंस मेकर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग जो 23 जनवरी को टेट यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, पेपर हुआ था, उसके मैथ के 30 प्रश्न का आज एनालिसिस करेंगे और उसका फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर इसके पहले की 3 वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। उस 2 वीडियो से इस टेट के पेपर में साक्षात एकदम सेम टू सेम 3 क्वेश्चन आया है। उस 2 वीडियो से 3 प्रश्न आया है, इसलिए आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में पढ़िए। और आइए आज हम लोग इस पेपर का एनालिसिस करते हैं और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसको सॉल्व करते हैं। कैसे? जैसे पहला क्वेश्चन यह था, ये क्वेश्चन वही होंगे लेकिन हर सेट में थोड़ा अलग अलग। जैसे इसमें 91 नंबर पर था, किसी में 10 नंबर पर हो सकता है, तो उससे नहीं देख लेंगे अपने अपने हिसाब से अपने पेपर में। जैसे एक क्वेश्चन था, यदि A/3 B/4 C/7 हो तो A+B+C अब बटा में C का मान क्या होगा? ये ऑप्शन दिया गया था। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं, यदि A/3/B/4 बराबर C/7 हो तो इसके बराबर में क्या मान लेते हैं? K मान लेते हैं। K मान लेते हैं, X मान लेते हैं, कुछ भी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? K मान लेंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? A/3 बराबर K। A/3 बराबर क्या मिलेगा? K। तो ये हो जाएगा A बराबर 3K और B बराबर 4K और C बराबर 7K। इतना हमको मालूम हो जाएगा। कैसे मालूम हो जाएगा? क्योंकि टोटल के बराबर क्या मान लिया है? K। तो A बराबर 3 के बराबर K हो जाएगा, तो A बराबर इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, 3K हो जाएगा। वैसे सेम टू सेम B बराबर 4K हो जाएगा, C बराबर 7K हो जाएगा। अब इस ABC की वैल्यू रख देंगे। क्या निकालना है? A+B+C/C निकालना है। तो इसको निकाल देंगे। A की वैल्यू क्या है? 3K, B की वैल्यू 4K, C की वैल्यू 7K/7K। तो 4 3 7 7 14, कितना हो जाएगा? 14K/7K। K से K कट जाएगा, 7 दूना 14। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा वाला सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा वाला सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ये एक आध दो क्वेश्चन आपके इसमें रीजनिंग के डाल दिए गए हैं, तो इसको भी आइए कैसे सॉल्व करेंगे हम। क्या है, 5 जनवरी 1991 को कौन सा दिन था? शनिवार था। तो एक साल बाद 5 जनवरी 1992 को कौन सा दिन होगा? रविवार होगा। जब जो दिन होता है उसके एक साल बाद ठीक उसका अगला दिन होता है। हमें पता है कि यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 5 जनवरी 1992 को उसके एक आगे होगा। क्या होगा? रविवार होगा। कौन सा दिन होगा? 5 जनवरी 1992 को रविवार रहेगा। क्यों? कि ये नियम होता है कि जब कोई भी दिन इस साल में, अगर इस साल 1 जनवरी को संडे है तो अगली जनवरी को क्या होगा? मंडे होगा। एक दिन आगे होता है। लेकिन ये 5 जनवरी 1992 को कौन सा दिन हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। लेकिन निकालना किसको है? 3 मार्च का निकालना है। तो अब 5 जनवरी, 1 जनवरी कितने दिन की होती है? 31 दिन की होती है। तो इसमें कितने दिन बचे हैं? और 26 दिन इसमें बचे हैं। फिर जनवरी में कितने दिन बचे हैं? 26 दिन बचे हैं। फरवरी, ये 1992 है, 92 4 से कटेगा, यानी फरवरी क्या होगी? 29 दिन की होगी, 28 दिन की नहीं होगी। कितने दिन की होगी? 29 दिन की होगी। 91 में क्या था? 28 दिन की थी। जो वर्ष 4 से कट जाता है उसमें कितने दिन की होती है? फरवरी 29 दिन की होती है। तो इसलिए यहाँ पे फरवरी कितने दिन की हो जाएगी? 29 दिन की। कितने दिन की हो जाएगी? 29 दिन की। ये फरवरी हो जाएगी। मार्च कितने दिन का पूछा है? 3 मार्च को पूछा है। 3 दिन और जोड़ देंगे। पूरा दिन कितना बच रहा है अभी? 9 6 15 3 18, हासिल 1 2 2 4 1 5, यानी 58 दिन और बच रहा है। यानी 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 5 जनवरी 1992 को रविवार रहेगा। हमें निकालना कितने दिन का है? 3 मार्च 1992 का निकालना है। तो 3 मार्च और 5 मार्च के बीच में कितने दिन का अंतर है? 58 दिन का अंतर है। इस 58 दिन को हम किससे भाग देंगे? 7 से भाग देंगे। 58 दिन को किससे भाग देंगे? 7 से, क्योंकि हर 7वें दिन क्या होता है? दिन क्या होता है? रिपीट करता है। तो 7 से भाग देंगे तो 7 × 8 = 56। क्या हो जाएगा? 7 × 8 = 56 और शेष कितना बच जाएगा? 2 शेष बच जाएगा। कितना शेष बच जाएगा? 2 शेष बच जाएगा। यानी ये जो 2 शेष बचेगा वही 2 दिन आगे, यानी रविवार से 2 दिन आगे का दिन होगा। रविवार से 2 दिन आगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार।
यानी दूसरा ऑप्शन। यानी यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा और चौथा। तीसरा क्या है, इसको सॉल्व करना है। चौथा क्या है, एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं कितनी होंगी। संभव भुजाएं इसमें से कौन सा ही हो सकता है। तो हमें पता है कि त्रिभुज तभी बनता है जब उसकी दो भुजाओं का मान उसकी तीसरी भुजा से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। यानी एक त्रिभुज का निर्माण तभी होगा जब इन दो भुजाओं को जोड़ने पर इस तीसरी से हमेशा अधिक हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए ए और बी और सी कोई भुजा है तो ए प्लस बी का मान हमेशा सी से ज़्यादा होगा, या ए प्लस सी का मान हमेशा बी से ज़्यादा होगा, या बी प्लस सी का मान हमेशा ए से ज़्यादा होगा। यानी किन्हीं भी दो त्रिभुज की भुजाओं को जोड़ देंगे तो वो हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। यह रूल यदि फॉलो कर रहा है तब तो त्रिभुज का निर्माण होगा, नहीं तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। तो इसमें ये रूल सिर्फ यही वाला फॉलो कर रहा है। कौन वाला, यही वाला फॉलो कर रहा है। इसको जोड़ोगे 3 3 6 बराबर हो जाएगा। इसमें भी ऐसे ही सब क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन जो सेकंड वाला है वही फॉलो कर रहा है। इसमें बस यही नियम पता होना चाहिए कि एक त्रिभुज तभी बनेगा जब उसकी दो भुजाओं को, किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ दें तो हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। नहीं तो देखिए, अगर ये मान लीजिए 3 है, ये मान लीजिए 2 है और ये मान लीजिए 9 है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 6 5 हो जाएगा, ये 9 से कम हो जाएगा। तो ये त्रिभुज नहीं बन पाएगा, क्योंकि जब 9 होगा तो ये बहुत बड़ा होगा, 3 होगा तो इतना होगा, और ये 2 होगा तो इतना होगा। तो ऐसे ये त्रिभुज नहीं बन पाएगा, कुछ न कुछ रह जाएगा। इसलिए त्रिभुज बनने के लिए हमेशा दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। ये था हमारा 4th क्वेश्चन। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग को पता है कि यदि -1 पे माइनस पावर 2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 का पावर 2। या किसी पे पावर में माइनस लगा है तो उसको हम 1/2 का प्लस में पावर कर सकते हैं। यानी 1 का अपान करके उस पावर को क्या कर सकते हैं, प्लस में कर सकते हैं। तो वैसे सेम टू सेम इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 1/3 ऐसे कर सकते हैं, प्लस में हो जाएगा। इसको कर सकते हैं 1/4 का स्क्वायर डिवाइडेड, इस ये भी माइनस में है, इसको पहले पावर को, घात को क्या करेंगे, प्लस में करेंगे। इसको भी कर देंगे 1/4 का पावर 3 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 3/1 का क्यूब, यानी 3 का क्यूब माइनस 4/1 का क्यूब, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे ही रह जाएगा। तो 4/1 का घन स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, और ये भागे ये क्या हो जाएगा, 4 का घन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऐसे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 आ जाएगा। ये डिवाइड है तो भाग आ जाएगी, यानी 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा। यानी 27 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा, 11 बचेगा। अपन ये क्या बचेगा, 64 बचेगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, एकदम बेस से पूछा था। जब हर वीडियो को हमारे देखते जाएंगे एकदम कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे दिया है कड़ी में 3 कड़ी में 4 कड़ी में 5 को आरोही क्रम में असेंडिंग आर्डर यानी बढ़ते क्रम में छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। और ये 7वां क्वेश्चन क्या है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा। ये तो फार्मूले पे है, क्या है, फार्मूले पे। और ये भी क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये सीधे सीधे क्या है, फार्मूला एक होता है। अभी इस जब चैप्टर को पढ़ाया जाएगा तो अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आज के लिए तब तक इतना समझ लीजिए कि इसका क्या फार्मूला होता है, 6x - 2 होल का स्क्वायर। और ये क्या है, भुजाओं की संख्या है। ये कि x क्या है, भुजाओं की संख्या। और कितने फलक पे पूछा है, 1 के लिए है। किसके लिए है, 1 के लिए है। और 0 के लिए अलग होगा, 2 के लिए अलग होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 के लिए है। तो ये हो जाएगा 6, x कितना है, 5 है। 5 में से 2 जाएगा स्क्वायर
यानी 6 गुणे 5 में से 2 जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, यानी 9 छक्का 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 54 हो जाएगा। एकदम सीधा सीधा ये सब, इसका आंसर 54 आ जाएगा। एकदम 5 सेकंड से 10 सेकंड लगेगा इसको सॉल्व करने में। अब आइए इसके पहले वाला 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है? कड़ी में 3, 3 कड़ी में 4, 4 कड़ी में 5 को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो पहले तो इसका क्या हटाएंगे? करड़ी हटाएंगे। करड़ी हटाने के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3 पे घाते 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 पे घाते 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 पे घाते 1/4। इतना लिखने में किसी को दिक्कत नहीं होगा। क्या किया है? करड़ी हटाए हैं। जब करड़ी हटाएंगे तो ये 1/2 हो जाता है, ये 3 है तो 1/3 हो जाएगा, 4 है तो 1/4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब इस 2, 3 और 4 का लॉसर लेंगे। जब 2, 3 और 4 का लॉसर लेंगे तो लॉसर क्या आएगा? 12 आएगा। लॉसर क्या आएगा? 12 आएगा। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। जब 12 आएगा तो उसमें 12 से गुणा कर देंगे। 1/2 गुणे 12, 4, 1/3 गुणे 12, 5, 1/4 गुणे 12, 4 3 12, 3 चौक 12 और 2 छक 12, यानी ये क्या हो जाएगा? 3 का पावर 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 का पावर 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 का पावर 3 हो जाएगा, यानी ये 125 हो जाएगा। 4 चौक 16, चौक 64, चौक 256 हो जाएगा। और इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 का गुणा करेंगे 6 बार। 3 का गुणा करेंगे 6 बार, यानी सबसे बड़ा यही हो सकता है। सबसे बड़ा क्या होगा? 3 का गुणा करेंगे 3 3 के 9, 3 27, 3 81, 3 243, 243 3 9, 243 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 3 के 9, 3 चौक को 12, 3 चौक को 12, 3 दूना 6 7, 729, यानी सबसे छोटा क्या है? ये वाला है। सबसे छोटा क्या है? ये वाला है। 4 कड़ी में 5, उससे बड़ा क्या है? ये वाला है। 3 कड़ी में 4, 3 कड़ी में 4, उससे बड़ा क्या है? ये है। उससे बड़ा क्या है? ये है। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? सेकेंड वाला ऑप्शन मिल रहा है। कौन सा? सेकेंड वाला ऑप्शन मिल रहा है। अब चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे पंचभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा? पंचभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा? और ये क्या है? इसका क्या होगा? महत्तम समापवर्त क्या होगा? इसका क्या होगा? महत्तम समापवर्त यानी HCF क्या होगा? तो जब फ्रैक्शन का HCF निकालना हो तो जिसका HCF निकालना होगा तो ऊपर वाले का HCF निकालते हैं, नीचे वाले का LCM निकाल देते हैं। और जब इसका लॉसर निकालना हो तो ऊपर वाले का लॉसर निकालते हैं और नीचे वाले का मौसर, यानी जो पूछता है उसके अंश का वही निकालते हैं, लेकिन हर का उसका उल्टा निकाल देते हैं। जैसे इसमें क्या पूछा है? मौसर पूछा है, महत्तम समापन। तो इसके जो अंश हैं उसका क्या निकालेंगे? मौसर निकालेंगे, लेकिन जो हर हैं उनका क्या निकालेंगे? उनका लॉसर निकालेंगे। तो जब इसका मौसर निकालेंगे 14, 42 और 21, तो कौन सी संख्या है जो तीनों को काट सकती है? 7। कौन सी संख्या है जो तीनों को काट सकती है? 7। 7 दूना 14, 7 छक 42, 7 त्रिक 21, यानी वही एक संख्या है जो इस तीनों को काट सकती है। तो इसका मौसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऊपर वाले का मौसर लेते हैं, नीचे वाले का लॉसर लेते हैं। और नीचे वाले का जब ये लॉसर लेंगे 33, 55, 22 का लॉसर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 11 से कटेगा, 1 1। अब इसका गुणा करेंगे 11 दूना 22, 22 25 110, 110 3 333, यानी क्या हो जाएगा? 333, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7/330। ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन नहीं लिखे हैं, लेकिन ऑप्शन में क्या होगा? 7/333, यही इसका निकल जाएगा। इसका बस यही ध्यान देना है कि जो चीज़ पूछेगा उसके अंश का वही निकालते हैं, लेकिन हर का उसका अपोजिट निकाल देते हैं। ऊपर महत्व पूछेगा तो नीचे का लॉसर निकालेंगे। अब आइए ये देखिए, पंचभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा? पंचभुज के अंतःकोणों का योग, तो यह पॉलीगॉन एक बहुभुज चैप्टर है, उस चैप्टर का एकदम बेसिक है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है। जैसे इसका एक फार्मूला होता है 2n - 4 × 90, 2n - 4 × 90, यही होता है 2n - 4 × 90। और ये 2n क्या है?
2n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। तो पंचभुज है तो कितनी भुजाएं होंगी, 5 भुजाएं होंगी। जब पंचभुज है तो कितनी भुजाएं होंगी, 5 भुजाएं होंगी। तो ये हो जाएगा 2 × 5 - 4 × 90, 2 × 5 = 10, 10 में से 4 जाएगा 6 × 90, यानी 10 में से 4 जाएगा 6 और ये 90, 6 × 9 = 54, कितना हो जाएगा 540। अंतः कोणों का योग क्या हो जाएगा 540, दूसरा वाला सही। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है। खंभे की पूरी माप क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेले कितने दिन में कर सकता है। सबसे पहले तो हम निकालेंगे क्या, सबसे पहले निकालेंगे कि ये तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए अकेले कितने दिन में कर सकता है। देखिए तो क्या करेंगे, ए और बी का एक दिन का काम क्या होगा, ए प्लस बी का एक दिन का काम निकालेंगे। एक दिन का काम, जब एक काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं, तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। बी और सी का काम, सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, जब ये एक काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं, तो एक काम क्या हो जाएगा 1/15, एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/15। वैसे सेम टू सेम सी, ए और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं, तो इनका एक दिन का काम क्या हो जाएगा, सी और ए का एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/20। तो अब ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए बराबर 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। इसका लॉसल लेंगे 60 आ जाएगा, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, 20 × 60। इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 4 = 9 × 3 = 12/60, 12/60 यानी 1/5, यानी क्या हो जाएगा 1/5। ये क्या हो जाएगा, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, यानी यह क्या आएगा 2a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 1/5। तो 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, इसे गुणा है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 1/10 हो जाएगा। इसमें 2 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 2 इसमें के नीचे क्या हो जाएगा, गुणा, 1/10, यानी ए प्लस बी प्लस सी का कितने दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। लेकिन पूछा किसका है, पूछा किसका है, ए अकेले कितने दिन में कर सकता है। जब ए, बी और सी मिलकर उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं तो ए अकेले यदि इन तीनों मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं तो इन दोनों का निकाल दिया जाए, बी और सी का कार्य निकाल दिया जाए तो ए का कार्य आ जाएगा। तो बी और सी का कार्य कितना है, बी और सी का कार्य कितना है 1/15, यानी जब 1/10 से 1/15 निकाल दिया जाएगा तो वही क्या आ जाएगा, ए का काम आ जाएगा। यानी ये आ जाएगा 30, 10 × 30 - 15 × 30, यानी 1/30, यानी ये अकेले कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। ए अकेले कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और इस जब चैप्टर चलेगा तो बहुत अच्छे से इसको समझाया जाएगा। अब आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है, यानी कोई खंभा है कुछ मीटर का है, उसका 4/7 भाग किस में धंसा है, कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर निकाल देते हैं, यानी जितना धंसा है उसका 1/3 बाहर फिर निकाल दिया जाता है, तो पाया गया कि अब भी जो है कीचड़ में कितना धंसा है, 8 मीटर धंसा है। तो पता कीजिए कि खंभे की पूरी माप कितनी थी, खंभे की लंबाई कितनी थी। मान लेंगे कि खंभे की लंबाई कितनी थी, x थी। मान लेंगे कि क्या, माना खंभे की लंबाई बराबर कितनी थी, x मीटर थी। ठीक, जब x मीटर थी तो धंसा कितना है, कीचड़ में कितना पड़ा है, कीचड़ में 4/7 x, 4/7 x मीटर।
ठीक। अब कितना बाहर निकाला जाता है, जब दसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर निकाला जाता है। जब 4/7 कीचड़ में है तो बाहर कितना होगा, जब कीचड़ में है 4/7 भाग तो बाहर होगा 4/7 x माइनस इतना, यानी 7x 3/7x, ये क्या होगा, बाहर होगा। कहने का मतलब यह है, जब खंभे की लंबाई मान लेंगे कि x मीटर होगी तो उसमें कीचड़ में कितना होगा, इसका 4/7 भाग किसमें है, कीचड़ में है। जब 4/7x कीचड़ में होगा तो बाहर कितना होगा, 3/7x की बाहर होगा। लेकिन अभी क्या कर रहा है कि अब इसका 3/भाग बाहर निकाल दिया जाता है। किसका 3/भाग, इस जितना धसा है उसका 1/3 भाग क्या निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल जाता है। जब इसका 1/3 भाग बाहर निकाल देंगे तो अब कितना बाहर हो जाएगा, जब इसका 1/3 भाग बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 4/7x का 1/3 भाग कितना हो जाएगा, 4/21x। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4/21x। अब क्या हो जाएगा, उसका बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जब 4/21x बाहर निकल जाएगा और टोटल बाहर कितना है, 3/7x है, टोटल बाहर कितना है। यानी कहने का मतलब क्या कि एक खंभा है जिसका 4/7 भाग कीचड़ में है, धसा है। जब धसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है। तो खंभे की पूरी माप, यानी यदि हम निकाल लेंगे कि अभी भी कितना कीचड़ में है तो उतना बराबर इतना कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा। तो हम मान लिए हैं कि माना खंभे की लंबाई x और कीचड़ में कितना है 4/x और 4/7x, बाहर x माइनस इतना, बाहर इतना निकल गया। जब 1/3 भाग बाहर आता है तो कितना भाग बाहर आता है, 4/21। जब 1/3 भाग भी बाहर निकाला जाता है तो कितना हो जाता है, इसका 4/21 बाहर आता है। अब कुल बाहर कितने हो जाएंगे, अब कुल बाहर कितने हो जाएंगे, यानी यह बाहर था पहले से, यह बाहर था पहले से, अब बाहर हो गया है इतना। तो टोटल बाहर, पूरा बाहर हो जाएगा, पूरा बाहर खंभा बराबर 3/7x प्लस 4/21x। इसको निकालेंगे 21, 7 त्रिक 21, 3 त्रिक 9x प्लस 4x, यानी 13/21x। 13/21x क्या हो जाएगा, अब पूरा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। 13/21x अब क्या हो जाएगा, पूरा बाहर हो जाएगा। और अब कुल कीचड़ में कितना बचेगा, जब पूरे खंभे की लंबाई x मीटर है और पूरा कीचड़ में कितना है 13 इतना, तो अब बाहर कितना हो जाएगा, बाहर हो जाएगा x माइनस 13/21x बराबर, इसके हिसाब से कितना बाहर है, 8 मीटर बाहर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8/21x बराबर 8। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 × 21/8, 8 से 8 कट जाएगा, यानी पूरे खंभे की x बराबर कितना आ जाएगा, 21 मीटर। यानी खंभे की लंबाई कितनी थी, 21 मीटर। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसे क्या है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसके वर्गमूल निकालने के लिए हम दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो ऑप्शन से लगा लें, सबका स्क्वायर कर लें, किसका स्क्वायर करने पे इतना आ रहा है, सबसे आसान तरीका। नहीं तो इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 2 और 5 में बढ़ जाएगा, 2 और 5 में बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ से अनुमान लगा लेंगे कि ये कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 5, यदि होल का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, यानी ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा प्लस ये 2 कड़ी में 10, 5 2 7 प्लस 2 कड़ी में 10, यानी यही क्या हो जाएगा ऑप्शन, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, कड़ी में 2 और कड़ी में 5, ये हो जाएगा। लेकिन अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, यानी कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, और एक वर्ग है, वर्ग की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और त्रिभुज की भी बराबर होती हैं। तो कह रहा है कि एक भुजा उसमें कॉमन है। जैसे मान लेंगे कि हम ये वर्ग बना रहे हैं, इस पे एक त्रिभुज बना लेंगे, ये त्रिभुज बना लेंगे, या इधर भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। बस यही कि एक साइड इसका त्रिभुज का और वर्ग का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। और कह रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर, मान लेंगे कि ये 4/3 सेंटीमीटर।
जब ये 4/3 होगी तो ये भी 4/3 होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। और जब ये इस पे कॉमन है तो ये भी कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 4/3। ये भी कितना हो जाएगा, 4/3। ये भी कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो इस चित्र का क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। वह यह नहीं कह रहा है कि इस त्रिभुज और इस वर्ग का परिमाप बताइए, वह कह रहा है इस फिगर का, इस चित्र का परिमाप बनाइए। तो इस चित्र को हम बना सकते हैं कैसे, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। इस साइड का कोई यूज ही नहीं है, इस साइड का कोई यूज ही नहीं है, तो इस साइड को हम क्यों जोड़ेंगे। और परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब द सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइडों को जोड़ देंगे तो वही क्या होता है, परिमाप होता है। तो सभी साइडों को जोड़ने के मतलब कितनी साइड हो रही हैं, 1 2 3 4 5, इस पे चलेंगे, इस पे चलेंगे, ऐसे आएंगे, इधर चले जाएंगे, इसका कोई प्रयोग नहीं हो रहा है, इसलिए उस साइड को हम नहीं जोड़ेंगे। ये यह नहीं कह रहा है कि एक त्रिभुज और एक वर्ग का दोनों का परिमाप बताइए, कह रहा है इस चित्र का परिमाप बनाइए। तो यह चित्र कितने भुजाओं से बना है, 5 भुजाओं से बना है। तो 5 भुजाओं बराबर 5 भुजाओं को जोड़ देंगे, या तो 4/3 करके 5 बार, या 5 से गुणा कर देंगे 4/3, ये क्या हो जाएगा 20/3। और 20/3 को करेंगे तो 6 सही 2/3 आएगा, 6 सही 2/3 आएगा। ये रहेगा आपका आंसर। अब आइए अगले इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी संख्या 99 से विभाजित है। यानी इस जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सी संख्या 99 से विभाजित है। ये डिविजिबिलिटी चैप्टर का, कौन से विभाजिता चैप्टर का है। तो 99 से वही संख्या विभाजित होगी जो 9 से हो जाए और 11 से कट जाए। जो 9 और 11 से पूरी तरह कट जाएगी वो 99 से कट जाएगी। तो 9 से विभाजित होने का फार्मूला क्या है, यानी जो संख्या 3 से जिसका सम, जिसको जोड़ने पर, जिस संख्याओं के अंकों को जोड़ने पर संख्या 9 से कट जाएगी वह 9 से कट जाएगी। तो हम काउंट कर लेंगे, 1 1 2 4 6 3 9 4 13 5 18, 18 क्या होगा 9 से कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा। अब 11 से कटने का नियम क्या है, 11 से कटने का नियम क्या है, यही है कि सम और विषम स्थानों का योग, स्थानों के अंकों का योग हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये 1 और 4 और ये 4 जोड़ेंगे तो 4 1 5 4 9 होगा। और ये 1 और 3 4 4 5 9, यानी 9 - 9 = 0। यानी जब एक स्थान छोड़कर अगले स्थान को जोड़ें और ऐसे सम विषम स्थानों के अंकों का योग यदि डिफरेंस यानी अंतर 0 आ जाएगा तो वह संख्या 11 से कट जाएगी। तो साफ साफ इससे यह निकलता है कि यह संख्या 9 से भी कट रही है, 11 से भी कट रही है, इसका मतलब यह 99 से भी कट जाएगी। और ये तो हम पहली वीडियो में ही आप लोगों को बताए थे, कम से कम 3-4 बार बताए थे कि पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। और 22/7 क्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारे पहली वीडियो में था। और पूर्णांक इंटीजर को कहते हैं, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर को कहते हैं। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया है 10 का घाते 3x = 125 हो तो 10 का घाते -2x का मान होगा। इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे क्या, यहाँ पे क्या दिया है, 3x दिया है। तो इसको हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 का घाते 3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का घाते 3। और इसको क्या लिख सकते हैं, 10x, यानी 10x = 5 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यदि 10 का x गुणे 10 का x गुणे 10 का x करें और 5 गुणे 5 गुणे 5 करें तो यह 10 का x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 10 का x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 10 का 2x बराबर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 10 का 2x बराबर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। जब 10 का 2x बराबर 25 आ जाएगा तो ये माइनस हटाने के लिए 1/, कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस हटाने के लिए 10 का पावर -2x बराबर क्या हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। और ये वाला आज ऑप्शन कौन, दूसरा वाला सही होगा, न कि ये न ये, कौन सा, दूसरा वाला सही होगा। ये हमको उम्मीद है कि ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1675 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 आता है और शेषफल कितना आता है, 43 आता है, तो प्राप्त होता है। तो भाजक क्या होगा, भाजक क्या होगा। देखिए इसका फार्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल
गुणे भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल। तो क्या निकालना है? भाज्य। भाज्य क्या है? भाज्य क्या है? 1675 है। क्या है? 1675 है। बराबर क्या है? भाजक निकालना है। भाजक निकालना है। गुणे भागफल कितना है? 167 है। प्लस शेष कितना है? 43 है। जब 43 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा? 1632 बचेगा। 1632 बचेगा। ये 43 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और ये गुणा है तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 167 से जब भाग देंगे तो कितना जाएगा? 96 बार जाएगा। यानी 96 क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, एकदम सिंपल क्वेश्चन। 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड लगता है इसको लगाने में। अब देखिए इससे आगे, ये अभी बताया गया था पहले वीडियो में, 50 से छोटी धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या। सबसे पहले तो अभाज्य संख्या क्या होती है? वही संख्या, अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। यानी वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, वह संख्या खुद और एक, तो उसी को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या होते हैं। और ये बताया गया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है, 2 सम है, यानी 2 सम इवन संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यह बताए थे हम वीडियो में। तो इसके लिए हम गिन काउंट कर लेंगे क्या? 2 से। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ऐसे करते करते जाएंगे, कितने आएगा? 15 आएगा। 23 29 31 37 41 43 47, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितने हो रहे हैं? 15 हो रहे हैं। इसमें ऑप्शन कहाँ है? ये वाला है, इसको मार देंगे। सबसे आसान क्वेश्चन था। अब चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, तो संख्या क्या है? सबसे पहले तो इसे हम ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे? क्या कहा रहा है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना, बड़ी संख्या का 2 गुना क्या होगा? ये होगा 43 दूना क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा। और बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने, 8 पचे 40 हो जाएगा। 5 गुने से 3 ज़्यादा है, 3 का अंतर नहीं है। इसमें भी नहीं होगा 1 और 17 में। इसको करेंगे 14 दूना 28 हो जाएगा और इसका 5 गुना करेंगे 25। इसका अंतर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। सबसे पहले तो हम मार देंगे। इसी तरह ऑप्शन से अगर करना रहेगा तो, अगर ऑप्शन नहीं पता, ऑप्शन से नहीं कर पा रहे हैं, तो हम मान लेंगे कि छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या क्या है? y है। अब क्वेश्चन के आधार पर कर देंगे। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना, बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने, छोटी संख्या के 5 गुने बड़ी संख्या का 2 गुना, बड़ी संख्या क्या है? y है। बड़ी संख्या क्या है? y है। छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है? ये 3 ज़्यादा है। तो इसको बराबर करने के लिए इसको भी 3 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 2y माइनस 5x बराबर 3, ये क्या हो जाएगा? एक समीकरण बन जाएगा। अब दूसरा क्या कह रहा है? तथा बड़ी संख्या के 4 गुने, बड़ी संख्या के 4 गुने तथा छोटी संख्या के 3 गुने का योग कितना है? 71 है। ये क्या हो जाएगा? दूसरा समीकरण हो जाएगा। ये यहाँ 2y है, यहाँ 4y है, 3y है। इसको बराबर करने के लिए इस संख्या में 2 से गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 4y प्लस माइनस 10y माइनस क्या हो जाएगा? 10x बराबर 6। अब इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, काट देंगे। 10 3 13x हो जाएगा। ये हो जाएगा, घटाएंगे तो 65 आ जाएगा। यानी x बराबर क्या आ जाएगा? 13 पचे 65। x बराबर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो x क्या माने थे हम? छोटी संख्या, यानी छोटी संख्या 5 आ जाएगी और बड़ी संख्या क्या आ जाएगी? यहाँ पे रख देंगे। तो जब यहाँ 5 पचे 25, 25 और 3 28 और 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। छोटी संख्या क्या आ जाएगी? बड़ी संख्या 14 और बड़ी संख्या 5। और सबसे आसान तो इसका ऑप्शन से करना था,
दोगुना करेंगे, पचगुना करेंगे, फिर 3 अंतर देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 मीटर है। सबसे आसान, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और इस आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर है? इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a का स्क्वायर यानी 64 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है यानी क्षेत्रफल 64 हो जाएगा। और लंबाई दिया है 16, तो चौड़ाई हम निकाल लेंगे। ये इधर आएगा, भाग हो जाएगी, तो चौड़ाई बराबर 16 चौको 64। चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? 16 से भाग हो जाएगा, 16 चौक 64 यानी 4 सेंटीमीटर। सबसे आसान तरीका, बस देखना था, मारना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2 है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, मान लेंगे कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2 है। यदि विक्रय मूल्य x होगा तो क्रय मूल्य कितना होगा? 3/2x होगा। यदि विक्रय मूल्य x होगा तो क्रय मूल्य क्या होगा? 3/2x होगा। तो पूछ रहा है लाभ होगा या नहीं, तो हमें पता है कि जब यह x रुपये में खरीद कर 3/2x में खरीद कर केवल x में बेच रहा है तो यहाँ पे हानि होगा। तो हानि होगा तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे, कितने की हानि होगी? क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाएंगे x, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाएंगे 3/2x माइनस x, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2x बचेगा, यानी इतने की हानि होगी। और हानि प्रतिशत बराबर हानि जितने की हुई है अपन क्रय मूल्य गुणे 100, तो कितने की हानि हुई है? 1/2x की। क्रय मूल्य कितना है? 3/2x गुणे 100। x से x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 100/3, 100/3 यानी 33.1/3% की हानि होगी। क्या होगी? हानि होगी। 33.1/3% की हानि हो जाएगी। अब चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अब उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12 को 12 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? ये तो भाग देना था, सिंपल 12 से भाग देना था। किसमें? 12, 10, 12 में एक बार जाएगी, कट जाएगा, एक उतारेंगे, भाग नहीं जाएगी, फिर 0 उतारेंगे तो यहाँ 2 अंक उतारने के लिए 0, फिर नहीं जाएगी, फिर 1 उतारेंगे, फिर 0 उतारेंगे, फिर 12 × 8 = 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा, 48, 52 में से 48 जाएगा, 4 शेष बचेगा। कितना बचेगा? 4 शेष बचेगा। सबसे आसान था, भाग तो देना था बस। उसके बाद देखिए ये इकाई का अंक, ये भी सेकंड वाली वीडियो में पढ़ाया था, अपने सेकंड प्लेलिस्ट के सेकंड वीडियो में देखिएगा। ये क्वेश्चन एकदम इसी तरह बताया गया है कि अगर इकाई का अंक पूछना हो तो इसके इकाई का अंक ले लेंगे, इसके ले लेंगे, इसके इकाई का अंक ले लेंगे और इसके ले लेंगे, सब में से इकाई का अंक ले लेंगे, फिर गुणा कर देंगे। 8 छक 48, 48 में से 8 केवल लेंगे, 8 9 72, 72 में 2 ले लेंगे, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अब ये देखिए, ये कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका मध्य बिंदु DEF है, तो इसमें क्या संबंध होगा? ऑप्शन में दिया था। ये सीधा सीधा हम जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज का मध्य बिंदु DEF या कोई हो तो उसका एरिया इस बड़े वाले त्रिभुज का 1/4 होगा, यानी एरिया ऑफ DEF बराबर 1/4 एरिया ऑफ ABC। कहने का मतलब क्या? इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/4 इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। उसके बाद ये थियरम था, एक थियरम होता है, यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था। इसका सीधा सीधा 5/36 कर सकते हैं। अगर सीधा सीधा नहीं कर सकते हैं तो क्या? यदि दो संख्याओं का अंतर, मान लेंगे संख्याएं x और y है, अंतर 5 और उनका गुणनफल कितना हो जाएगा? 36, तो उनका व्युत्क्रमों यानी x - y/x y। व्युत्क्रम मतलब 1, जैसे x + y तो 1/x 1/y। व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? यदि इसका प्लस निकाल लेंगे इस तरह, x - y होल का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy। इसको स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। ये इसका मान निकाल लेंगे, y का स्क्वायर माइनस 72 आ जाएगा। ये इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 72 में 25 जुड़ेगा तो 97 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 97। तो अब यहाँ से निकाल लेंगे x + y होल का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy, यानी ये कितना आ जाएगा? ये निकालना है हमको,
एक्स का स्क्वायर 97 आया है, प्लस ये कितना आता है 72 आएगा, यानी 7 दूनी 9, 9 7 16, 169, यानी एक्स प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 13। जब एक्स प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 5 और एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया 13, तो एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2y, ये क्या हो जाएगा 13 में से 5 जाएगा 8, और यानी y बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, y बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, नहीं x बराबर, यहाँ देखिए क्या है, ये प्लस है माइनस ये कट जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा 13 5 18, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और y बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 4 आएगा। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x - 1/y = xy, एलसीएम हो जाएगा, यानी y माइनस x यही होगा, यानी 5 और xy का मान 36 दिया है, यानी 5/36 होगा। एकदम सिंपल था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे एक कमरे का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है और लंबाई उसके चौड़ाई की दोगुनी है, तो ऊंचाई क्या, ऊंचाई 11 मीटर है, तो उस के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, उस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, यही क्वेश्चन। तो कमरे का क्षेत्रफल होता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, कमरे का क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक, और इसमें दिया है लंबाई चौड़ाई का दोगुना है, यदि चौड़ाई क्या है x है तो लंबाई कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक, तो इसके अनुसार ये कितना दिया है कमरे का क्षेत्रफल 660, ये हो जाएगा 2x प्लस x गुणे 11 बराबर 660, 11 दूना 22 और 22 उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, 660 बटा में 22, 22 × 66 30 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा। और 10 क्या माने थे हम, इसकी x क्या माने थे, इसकी चौड़ाई 10 हो जाएगी, लंबाई 20 हो जाएगी, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 20 गुणे 10, यानी 200 मीटर का स्क्वायर, 200 मीटर का स्क्वायर। उम्मीद है कि इस सेशन को आप बहुत ही अच्छे से समझे होंगे और समझते हुए ऐसे ही करेंगे। और इसके 2-3 क्वेश्चन हमने नहीं किया है, जो उसमें सॉल्व नहीं करना था, उसको क्या था लैंग्वेज बेस्ड था, उसको बस ऐसे बता देना था, तो उसको देख लीजिएगा। और बाकी सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिए हैं, इसके बारे में शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर इस वीडियो को कीजिएगा, और कमेंट में अपना विचार लिखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।